मायके के डिजाइनर लहंगे से अच्छी गरीब ससुराल की साड़ी। कब तक ऐसे ही दूर से तू दीपांशी को देखता रहेगा? एक दिन हिम्मत करके उसे बोल क्यों नहीं देता कि तू उसे पसंद करता है? सोचता तो हूँ कई बार बोलने की, फिर उसके डिजाइनर कपड़े, उसका रहन सहन देखकर सोचता हूँ कि अमीर लड़की मेरा प्रपोज क्यों ही एक्सेप्ट करेगी। अब जहां पूरब दीपांशी के लिए ऐसी चीज सोच रहा था, वहीं दीपांशी, ये लड़का मुझे बहुत ईमानदार और नेक दिल लगता है। कुछ महीनों बाद, भाई अब तो तू बोल दे दीपांशी को कि तू उसे पसंद करता है। कुछ दिनों बाद तो कॉलेज भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, अब मैं बोल ही दूंगा दीपांशी को कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अगले दिन पूरब दीपांशी को अकेला पाकर, क्या हुआ पूरब? दीपांशी, मैं जानता हूँ मेरी इस हरकत से तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। सच में? हाँ पूरब, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वहीं दीपांशी की सारी बातें सुनकर अदिति अपने पेरेंट्स को बता देती है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे तुझे शर्म नहीं आई? मल्होत्रा परिवार की बेटी होने के बाद भी तुझे एक फकीर चंद का लड़का पसंद आया और ऐसे गरीब लड़के की तू पत्नी बनना चाहती है? माँ, वो गरीब ही सही पर मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगी। पापा प्लीज मेरी शादी उससे करवा दीजिए। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ पापा प्लीज। ठीक है, शादी की तैयारी की जाए इसकी। शंभू के वहां से जाने के बाद तो मगरमच्छ के आंसू गिराकर तूने अपने बाप को तो मना लिया। मैं भी देखती हूँ वो गरीब परिवार तुझे कितना खुश रख लेता है। अब दीपांशी की हल्दी की रस्म पर उसकी माँ एक डिजाइनर पीली ड्रेस देते हुए, ये पकड़ तेरी हल्दी की डिजाइनर ड्रेस और पहन ले इसे। माँ, कोई पीली साड़ी नहीं मिल सकती क्या हल्दी पर पहनने को? अभी गरीब परिवार की बहू बनी भी नहीं और गरीबों वाले शौक उमड़ने लगे। अरे चुपचाप से डिजाइनर जो कपड़े दिए हैं वो पहन ले। अब डिजाइनर येलो ड्रेस में दीपांशी की हल्दी की रस्म होती है। इसी तरह मेहंदी की रस्म में दीपांशी ने ग्रीन कलर का डिजाइनर गाउन पहना होता है। माँ, ये मेहंदी की डिजाइनर ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल है। मैं कोई सिंपल सी साड़ी पहन लूं? कोई जरूरत नहीं है। जब तक इस मल्होत्रा परिवार में तू है, तुझे डिजाइनर कपड़े ही पहनने पड़ेंगे और पहन ले। 2-4 दिन की ही तो बात है। फिर तो उस गरीब परिवार में जाने के बाद इन डिजाइनर कपड़ों के लिए तरस जाएगी। दीदी को भी पता नहीं क्यों डिजाइनर कपड़ों में इतनी प्रॉब्लम होती है। मुझे तो अपना मेहंदी का ये डिजाइनर ग्रीन गाउन बहुत प्यारा लग रहा है। वहीं दीपांशी का गरीब परिवार अपने होने वाली बहू के लिए अपने हाथों से सिलकर लहंगा तैयार कर रहे होते हैं। बेटा, तेरी पत्नी को ये लहंगा पसंद तो आ जाएगा ना? हाँ माँ, क्यों नहीं आएगा। इतना तो खूबसूरत लहंगा बनाया है आपने और दीदी ने मिलकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब पूरब और दीपांशी की शादी का दिन आता है, जहां पूरब का परिवार अपनी बहू का लहंगा लेकर उसके ससुराल पहुंचते हैं। अरे रुको रुको, कहाँ घुसी चली जा रही हो कमरे के अंदर? माँ, ये लोग मेरी शादी का लहंगा लेकर आए हैं। जी, हम बहू को उसका लहंगा देने आए थे। क्या आप ये लहंगा लेकर आए हैं मेरी दीदी के लिए? सो चीप ब्रांड। इधर लाइए मेरी बेटी के शादी का लहंगा, जरा मैं भी तो देखूं कैसा लहंगा लेकर आए हैं आप लोग। चंचल जैसे ही उस लहंगे को अलट पलट कर देखती है, उसे वो लहंगा जरा भी पसंद नहीं आता और वो फौरन उस लहंगे को बीच से फाड़ देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मल्होत्रा परिवार की बेटी ऐसा 3rd क्लास लहंगा पहनेगी? ले जाइए उठाकर अपना ये भिखारी वाला लहंगा। मैं अपनी बेटी को उसकी शादी पर डिजाइनर लहंगा पहनाऊंगी। अरे ये क्या करा मम्मी ने? मेरी सास कितने प्यार से मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा लेकर आई थी और मेरी मम्मी ने उसे फाड़ डाला। मम्मी, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। बेचारी मेरी सास कितनी उदास हो गई हैं। भाभी के मायके वाले लगता है कुछ ज्यादा ही रईस हैं। कैसे माँ की बेइज्जती कर रही हैं। अब दीपांशी अपने मायके वालों का डिजाइनर लहंगा पहनकर मंडप पर आती है और उस डिजाइनर लहंगे से दीपांशी की दोनों टांगे नजर आ रही होती, सारा शरीर दिख रहा होता है और सर पर भी घूंघट नहीं होता, जिसे देखकर शादी में खड़े रिश्तेदार कहते हैं, यह मल्होत्रा परिवार ने अपनी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। सारी जिंदगी तो अपनी दोनों बेटियों को डिजाइनर कपड़ों के नाम पर उल्टे सीधे कपड़े पहनाते ही थे और आज भी अपनी बेटी को शादी में डिजाइनर लहंगा पहना दिया जिससे सारा शरीर उसका दिख रहा है। अरे इससे अच्छा तो कोई सुंदर सी साड़ी पहना देती। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दीपांशी के मायके वालों ने ये डिजाइनर लहंगा उसे पहनाया ही क्यों? इससे अच्छा तो ससुराल की सिंपल साड़ी पहना देते। हे भगवान, मैंने क्यों अपने मायके वालों का डिजाइनर लहंगा पहन लिया? सब लोग कैसे उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं अपनी सास का लाया हुआ लहंगा ही पहन लेती, कम से कम मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। अब शादी करके दीपांशी अपने ससुराल पहुंचती है।
आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह बबीता अपने हाथों में साड़ी लेकर सहमी सहमी बहू के कमरे के बाहर खड़ी होकर, पता नहीं मेरी अमीर बहू को उसके गरीब ससुराल की ये साड़ी पसंद आएगी या नहीं। पहली बार जब उसे लहंगा दिया था तब तो बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। अब सहमी सहमी डरी डरी सी बबीता अपनी बहू को साड़ी लेकर उसके कमरे में आती है। बहू, वो ये साड़ी देनी थी। आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है ना, तो ससुराल वालों का दिया हुआ कपड़ा ही बहू को पहनना होता है। पर तू देख ले, अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं डिजाइनर कपड़ों की व्यवस्था करती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे ये साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं यही पहनूंगी, लाइए दीजिए। कुछ देर बाद दीपांशी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म में आती है, जहाँ सभी लोग दीपांशी की बहुत तारीफ करते हैं। किसी की नजर ना लगे, बबीता तेरी बहू तो साड़ी में साक्षात लक्ष्मी लग रही है। सच में लोगों को पसंद आते होंगे डिजाइनर कपड़े, पर सुंदर तो लड़कियां साड़ी में ही लगती हैं। कुछ देर बाद मेहमान दीपांशी को देखकर वहां से चले जाते। वहीं अंजू सिलाई मशीन पर एक सुंदर सी साड़ी सिलते हुए। साड़ी तैयार हो गई, फटाफट भाभी को दे आती है, उन्हें पहली रसोई भी तो करनी है। भाभी, वो आपको साड़ी देनी थी पहली रसोई करने के लिए। क्या, एक और सुंदर साड़ी? लाओ दो, मुझे तो साड़ियां पहनना बहुत पसंद है। मुंह दिखाई वाली साड़ी भी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत खूबसूरत है। तुम बहुत अच्छी साड़ियां सिलती हो अंजू। शुक्रिया भाभी जी। अब सुंदर सी साड़ी पहनकर दीपांशी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाती है। अरे दीपांशी जी, आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, आपने तो पहली रसोई का पकवान लाजवाब बनाया है। ये लो बहू, पहली रसोई का नेग, ये सुंदर सुंदर 5 साड़ियां जो तेरी नंद ने खुद अपने हाथों से सिली हैं। शुक्रिया माँ जी, मुझे शुरू से ही साड़ियां पहनने का बहुत शौक था और आप लोगों ने तो साड़ियों की लाइन लगा दी मेरे लिए। अब कुछ दिनों बाद दीपांशी की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है, जहाँ दीपांशी को साधारण साड़ी में देखकर उसकी माँ कहती है, मतलब शादी के बाद तेरे गरीब ससुराल तेरे को ये सस्ती सस्ती साड़ियां पहना रहे हैं। अरे इनकी इतनी भी औकात नहीं कि अपनी इकलौती बहू को डिजाइनर कपड़े पहना सके। अरे 4 बहू थोड़ी है, एक बहू है, उसकी भी देखभाल ये गरीब परिवार ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। शांत हो जाइए माँ, ये मेरे ससुराल वाले हैं, इनकी दी हुई हर चीज मेरे लिए अमृत है। शादी से पहले भी आपने इन लोगों की बहुत बेइज्जती की थी, तब तो मैं चुप थी, पर आज नहीं, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू बन चुकी हूँ। हाँ, गरीब के साथ रह रहकर गरीब की बोली बोलने लग गई। जा, तेरे घर का तो पानी पीना भी पाप है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। समधन जी रुकिए तो। माँ रहने दीजिए, जाती हैं तो जाने दीजिए। अब दीपांशी अपनी ननद को डिजाइनर साड़ियां बनाना सिखाती है। अंजू, तुम बहुत सुंदर साड़ियां बनाती हो, आज से मैं तुम्हें बताऊंगी कि डिजाइनर साड़ियां कैसे रेडी की जाती हैं। ठीक है भाभी। दीपांशी की छोटी सी गाइडेंस से अंजू डिजाइनर साड़ियां सिलना शुरू कर देती है। गाँव के लोग भी अब अंजू से ही डिजाइनर साड़ियां और ब्लाउज बनवाने लगते हैं। अंजू, कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे हाथ की बनी डिजाइनर साड़ी लेकर गई थी, तुम्हें पता है मेरे परिवार वालों को बहुत पसंद आई, इसलिए अब मैं 5 डिजाइनर साड़ियों की और ऑर्डर देने आई हूँ। शुक्रिया वैष्णवी दीदी। अब देखते देखते अंजू एक मशहूर डिजाइनर साड़ी वाली बन जाती है। अब वो एक अच्छा घर भी खरीद लेती है, उसकी लाइफस्टाइल भी पूरे तरीके से बदल जाती है। देखो अंजू, आज तुम कितनी मशहूर हो गई हो, गाँव का हर परिवार तुम्हारे हाथ की बनी डिजाइनर साड़ी ही पहनना पसंद करता है। हाँ भाभी, पर ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो हो पाया है। मुझे तो पहले से ही पता था, ये लड़की मेरे घर की लक्ष्मी बहू बनेगी। अब दीपांशी के मायके वालों का गिला शिकवा भी उसके ससुराल वालों से खत्म हो जाता है और अब वो लोग भी अंजू की डिजाइनर साड़ियां मल्होत्रा डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो में प्रमोट करने लगते हैं। बारिश में देवरानी के पकौड़े वर्सेस जेठानी की चाय। बहुत अच्छा लगा जो आज आप मेरे घर आई, नहीं तो जब से आपके घर में भी बहू आई है हम दोनों तो एक दूसरे के घर का रास्ता ही भूल गए। शांता जी सही बोला, आज बस मैंने सोच लिया था कि पड़ोस में आज होकर ही आऊंगी। ऐसे भी कहीं होता है भला कि कहाँ तो हम लोग रोज मिलते थे और अब एक दूसरे से मिलने का वक्त ही नहीं मिल पाता है। हाँ, ये भगवान कितनी तेज गरज हो रही है, लगता है कि बारिश होने वाली है। अरे बहुओं, अरे शिखा और प्रिया यहाँ आओ। जी माँ जी बोलिए। बहुओं देखो मौसम कितना मस्ताना हो रहा है और शांता जी भी कितने दिनों के बाद आई हैं। तुम दोनों एक काम करो, जाओ जाकर बढ़िया चाय और पकौड़े बना दो। और हाँ बहुओं, मुझे पकौड़े बस आलू और प्याज के अच्छे लगते हैं और साथ में अदरक वाली चाय, यही बरसात की जान होती है। जी मैं समझ गई। अरे नहीं, चाय के साथ पकौड़े बनाने पड़ेंगे। इतनी अच्छी बारिश आने वाली है, उसको एंजॉय करने के बजाय मैं चाय पकौड़े बनाऊं? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी से बचने का कोई बहाना सोच शिखा। माँ जी मैं ना चाय बना दूंगी। शांता जी मैं अदरक की चाय इतनी अच्छी बनाती हूँ कि बस पूछो नहीं। और प्रिया पकौड़े बना देगी, इसके हाथ के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं, क्यों प्रिया? जी। शिखा ने बड़ी ही चालाकी से पकौड़े बनाने का काम प्रिया को सौंप दिया और खुद बस चाय बनाने को रसोई में आ गई। शिखा और प्रिया दोनों शांति की बहुएं थीं, जिनमें शिखा बड़ी और प्रिया छोटी बहू थी। दोनों ही बहुओं के मिजाज में अंतर था। एक तरफ जहां शिखा कामचोर टाइप की थी तो वहीं प्रिया काफी सीधी सादी और मेहनती थी। आज भी शिखा चालाकी से रसोई में आई और उसने 2 कप चाय बनने को रख दी। इतने में ही बारिश तेज हो गई। अरे वाह, कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी अच्छी बारिश हो और मैं उसमें ना भीग पाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? प्रिया मैंने चाय बनने को रख दी है, अब इसको ना तुम देख लेना। बारिश इतनी अच्छी आ रही है तो मैं इसमें भीगने जा रही हूँ। पर भाभी चली गई। अरे वाह, बारिश के भीगने का मजा ही अलग है। अच्छा हुआ जो कि चाय भी प्रिया पर ही मैं छोड़ आई। कितनी अच्छी बारिश है। चाय बनाने के चक्कर में तो ये सारी ही मिस हो जाती। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, वो पूरी मुझी से मेरी ये कहानी। ये छत से कैसी आवाज आ रही है? लगता है कि शिखा छत पर है। इसने फिर वही किया। बेचारी प्रिया ही चाय और पकौड़े दोनों चीजें बनाने में लगी हुई होगी। ये भाभी भी ना सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही छोड़ गई है। मेरे आलू तो कट गए, अब जल्दी से इनके पकौड़े बना देती हूँ। चाय भी वैसे ही तैयार सी है, एक बार चख लूं कि सही बनी भी है कि नहीं। ये क्या बनाया है भाभी ने? ना इस चाय में चीनी है और ना ही अदरक, बस दूध में पत्ती लगा दी है। अब मुझे चाय भी दोबारा बनानी होगी। खुद तो चली गई बारिश को एंजॉय करने। प्रिया ने ऐसे बोलकर चाय दोबारा बनने के लिए रखी और साथ साथ पकौड़े बनाए। कुछ ही देर में उसने दोनों चीजें बना दी, जिसके बाद वो उन्हें शांता और शांति के आगे लेकर गई। अरे वाह, चाय और पकौड़े, वो भी बारिश के वक्त। खाओ शांति जी, बहू तू भी ले ले। अरे वाह, वैसे सच बोल रही थी शांति जी। शिखा बहू क्या मजेदार चाय बनाई है उसने। लीजिए मेरी तरफ से उसे चाय का इनाम दे देना। शांता को पता भी नहीं था कि वो चाय शिखा ने नहीं प्रिया ने बनाई थी। शिखा बिना कुछ किए क्रेडिट ले गई, जबकि प्रिया को सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कुछ दिनों बाद आज दोनों ही बहुएं बाजार आई हुई थीं। शिखा भाभी, मैंने सारा तो नाश्ते का सामान ले लिया, अब बस वो चीज समझ नहीं आ रही कि मैं कुछ खास क्या लूं। आज जो घर पर मेहमान आ रहे हैं और बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, माँ जी ने बोला था कि नाश्ते के सामान में कुछ स्पेशल भी लेकर आना। आज जो भी हो, हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं ऐसा क्या लूं जिसको देखते ही माँ जी का दिल खुश हो जाए? कुछ भी ले लो, मौसम की कोई भी चीज ले लो। मौसम की कोई चीज? अरे हाँ शिखा भाभी, क्यों ना मैं करारे पकौड़े बनाने का सामान ले लूं। वैसे भी खास मेहमान है तो घर में बनी हुई चीज ही खास लगेगी, और बारिश का मौसम है, चाय के साथ पकौड़े सभी का दिल खुश कर देंगे। तुम्हें कोलू का बैल बनने में मजा आता है क्या? पकौड़े खुद से बनाने पड़ेंगे। कुछ रेडीमेड ले लो, क्योंकि मैं पकौड़े वकौड़े नहीं बनाऊंगी। मत बनाना, मैं बना दूंगी। प्रिया ने खुद से पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी ले ली और वो पकौड़े ही बनाने का सामान ले आई। कुछ ही देर में घर में मेहमान आ गए, जिसमें महेश का दोस्त और उसकी पत्नी थी। कुछ देर तक तो बातें हुई, लेकिन बाद में चलो भाई, बातें तो बहुत हो गई, अब थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। अरे बहू, ओ यहाँ आओ। जी बाबा, बोलिए। अरे बहू, अंकल के लिए नाश्ता लगाओ। देखो मौसम कितना अच्छा है। एक काम करो, चाय के साथ पकौड़े बना देना। बाबा मैं तो चाय बना दूंगी, प्रिया पकौड़े अच्छे बनाती है तो पकौड़े वो बना लेगी। दोनों लग मिलकर बना लो और जल्दी से ले आओ। बेटा हम लोग ना मसाला चाय पीते तो चाय प्लेन ना बनाना, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अदरक, काली मिर्च और तेज पत्ता, ये चीज डालकर ही बनाना। और ये सब साबुत ना डालना, पीस कर डालना। इलायची भी डाल देना है जी। धनिया, नमक और मिर्ची भी ना डाल दूं? मैंने तो चाय की जिम्मेदारी इसलिए ली थी क्योंकि ये सिंपल होती है, लेकिन ये लोग तो बड़ी मेहनत करवा रहे हैं। अब देखो, मैं चाय भी ऐसी बनाऊंगी कि लोग मुझसे बनवाने से पहले सोचा करेंगे। शिखा सोच चुकी थी कि वो आज की चाय को खराब करेगी। दोनों बहुएं रसोई में आ गई, जहां अगर प्रिया ने पकौड़े बनाने शुरू किए तो शिखा चाय बनाने लगी। अरे भाभी, ऐसे मोटा मोटा मसाला मत डालिए, उन्होंने पीस कर बोला है। चुप करो प्रिया, तुम ही मानो उनके ऑर्डर। मेरा तो जैसा दिल करेगा ना, मैं वैसी चाय बनाऊंगी। शिखा गुस्से में चाय बनाने लगी।
उसे सिर्फ चाय बनाना ही मुश्किल लग रहा था। बड़ी ही गुस्से में बड़बड़ाते हुए शिखा ने अपना काम खत्म किया और दोनों बहुओं ने नाश्ते के साथ चाय और पकौड़े भी लगा दिए। पकौड़े तो सभी को पसंद आए, लेकिन चाय बेदिली से बनी हुई थी। चाय किसी को भी अच्छी नहीं लगी और मेहमान ऐसे ही वहां से चले गए। अब रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। शिखा चालाकी से बस चाय ही बनाती थी और वो भी अब वो इस तरह से बनाने लगी थी जो उससे फिर कभी चाय बनाने को बोला ही न जाए। शिखा ने काफी लोगों को बेकार चाय ही बनाकर पिलाई थी और ऐसे ही आज के दिन भी बरसात होने की संभावना थी। संडे का दिन था, दोनों बहुओं के पति घर में थे, उनकी नंद की सहेलियां भी आई हुई थी। ऐसे में भाभी, मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई हैं, भैया भी आज घर में ही है और मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो आप दोनों चाय पकौड़े बनाओ ना, मजा आएगा। बरसात में तो सभी की जबान चटोरी ही हो जाती है। ठीक है सोना, हम जाते हैं बनाने को। मैं तो हमेशा की तरह बस चाय ही बना दूंगी। नहीं बहुओं, जरा रुको। शिखा बहू, आज तू चाय और पकौड़े दोनों बनाना। और हाँ, आज हमें नॉर्मल चाय नहीं, कुल्हड़ की चाय पीनी है और साथ में आलू मिर्च और प्याज के पकौड़े। जा जल्दी से बना कर ला। क्यों माँ जी? बस मैं ही क्यों? क्यों? जब सिर्फ प्रिया रसोई के काम करती थी तब ये सवाल नहीं उठता कि सिर्फ प्रिया ही क्यों? मैं कब से देख रही हूँ शिखा कि तू बस अपने हिस्से में आसान काम को ही लेती है और उसमें भी पूरा नहीं डालती। और अब तो तुझसे वो एक काम भी ना करवाया जाए, इसीलिए तू कामों को बिगाड़ने भी लगी है। लेकिन तुझे क्या लगता है कि हम सभी बेवकूफ हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। हम तुझसे ज्यादा समझदार हैं। अब जा और तू सभी के लिए चाय पकौड़े ला। और हाँ, ध्यान से अच्छे से बनाना, कोई कमी हुई तो दोबारा बनवाऊंगी। शिखा शांति के आगे कुछ नहीं बोल पाई और वो शांति से चाय पकौड़े बनाने को आ गई। जरा तेवर तो देखो मेरी सास की, बूढ़ी हो गई है लेकिन अकल कम नहीं हुई है। अब तो मैं भी बिगाड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि दोबारा बनाना पड़ेगा। चल शिखा, जल्दी जल्दी से चाय पकौड़े बना और सभी को दे दे। शिखा ने आज रसोई में जी जान से काम किया। उसने कुल्हड़ वाली चाय बनाई, साथ ही उसने बहुत ही करारे करारे पकौड़े बनाए। कुछ ही देर में उसका खाना बन गया जिसको उसने सभी को दिया। और वाह, ये स्वाद है ना मेरी शिखा बहू के हाथों का। पता नहीं क्यों अपने इतने शीरी वाले हाथों का खाना ये बिगाड़ती है। भाभी, चाय और पकौड़ों का तो जवाब ही नहीं है। वाओ, वीकेंड, हॉलीडे, बारिश और शिखा के हाथों के चाय पकौड़े, ओहो, सभी का कोई तोड़ नहीं है। हाँ भाभी, मजा आ गया, आपने बहुत ही टेस्टी चाय पकौड़े बनाए हैं। सभी ने शिखा की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे शिखा का दिल खुश हो गया। अब उसे समझ भी आ रहा था कि फैमिली के लिए काम करने में खुशी ही मिलती है। आज के बाद से अब शिखा ने कभी काम चोरी नहीं की, बल्कि अब तो वो कामों को बड़े मन से करने लगी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।